हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले क्लास 11 की इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मनुष्य का आर्थिक कार्य, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दो में पूछा गया दोस्तों, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सरकार का गठन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थ्री में पूछा गया दोस्तों, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, मॉर्ट फ्राइड एकेनवाल, यानी ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन 4 की ओर। बहुवचन में सब सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में पूछा गया दोस्तों, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में पूछा गया दोस्तों, संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। तो क्या हो सकती है, केवल दो, यानी ऑप्शन नंबर 3 से हो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस प्रकार की ये आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। तो इसका सही आंसर प्राथमिक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इन आंकड़ों संग्रह के लिए सूचनाएं व्यक्ति एकत्रित करने वाला व्यक्ति खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, अन्वेषक या प्रेक्षक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 ने पूछा गया दोस्तों, इनमें से किस विधि में फलगणन का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। तो इसका सही आंसर व्यक्ति साक्षात्कार, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। वर्गीकरण आंकड़ों को खाली स्थान व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में पूछा गया दोस्तों, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को खाली स्थान चर में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मात्रात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में कौन चर संतत चर का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 ने पूछा गया दोस्तों, मिलान चिन्हों की गणना कितने समूह में की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में की वृद्धि के विरोध में आयोजित बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा तो पाठ्य विशेषक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों रूप में कक्षा के में दिखाती है। वो आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है। तो इसका सही आंसर होगा सारणीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में पूछा गया दोस्तों, सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, कलिक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तोरण, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 पूछा गया दोस्तों, तोरण को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा संचयी बारंबारता वक्र, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में पूछा गया दोस्तों, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही आंसर 1951, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। तो इस कौन किया था, दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में पूछा गया दोस्तों, रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया। तो किस प्रकार प्रभावित किया, पहला ऑप्शन है लोग अब लंबी यात्रा कर सकते हैं, बी में है
कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिला, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 A और B दोनों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में पूछा गया दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो इसका सही आंसर हो मिश्रित, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2, यानी भारत को कच्चे माल का निर्यात बनाना, भारत को एक विशाल बाजार बनाना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में पूछा गया दोस्तों, किस वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1938, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 5 वर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में पूछा गया है दोस्तों, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है दोस्तों? कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। आर्थिक संवृद्धि का प्रमाणित सूचक खाली स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1991, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। प्रत्यक्ष कर खाली स्थान लगाया जाता है, तो क्या किस पर लगाया जाता? व्यक्ति की आय पर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। विनिवेशक का उद्देश्य क्या है? तो क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, दूसरा आधुनिकीकरण में सहायता देना, सी में सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, यानी इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया दोस्तों, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1907, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? तो 30 देशों में कार्यरत है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? IBRD, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आपका 40 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करा दिया, इसको आप पढ़ के जाइए, आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। यदि आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके।